हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को भारत के प्रमुख वायसराय एवं कांग्रेस की स्थापना के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोग इसको ध्यान से सुने। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारत में ब्रिटिश वायसराय, उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है लॉर्ड लिटन एक कुशल प्रशासक, कुशल वक्ता और सिद्धहस्त लेखक था और भारत में आने से पहले यूरोप के अन्य देशों में वो राजदूत का भी कार्य किया था। अब आगे देखते हैं कि लॉर्ड लिटन जो था वह एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। इसको रिएक्शनवादी, इसको क्या है, रिएक्शनरी वायसराय था। मतलब कि वह जो भी कोई कार्य करता था तो जनता उसकी प्रतिक्रिया जरूर करती थी, जनता उसकी प्रतिक्रिया जरूर करती थी। आगे देखते हैं इसका जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल था। और इसी के काल में जो है वो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पास किया गया था। और यह रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसके तहत जो है ब्रिटेन की महारानी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कैसर ए हिंद की उपाधि 1876 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा महारानी को प्राप्त की गई थी। और उसी की खुशी में लॉर्ड लिटन ने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली में जो है उसने बहुत बड़ा जलसा किया था। उस जलसे में ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों से संबंधित बहुत सारे राजाओं, राजकुमारों को आमंत्रित किया था और एक बहुत बड़ा भोज का प्रोग्राम रखा गया था। और उसमें बहुत तरीके का व्यंजन बना था, बहुत तरीके का भोजन बना था और बहुत खुशी का माहौल था। बहुत सारे लोगों ने उस उत्सव में भाग लिया, जलसा हुआ, बहुत लोगों ने खाया पिया। और उसी समय भारत में दुर्भिक्ष था, अकाल पड़ा हुआ था। इसलिए यहाँ की जो जनता थी, जो जनता में संदेश गया, जनता ने इस दिल्ली दरबार का बहुत उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। जनता में जो है ये लगा कि अंग्रेज जो है वो हमारे दुख दर्द में बिल्कुल काम आने वाले नहीं हैं। ये केवल और केवल अपनी खुशी चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं, अपना साम्राज्यवाद को ही चलाना चाहते हैं। और इसी के काल में जो है अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अलीगढ़
मुस्लिम कॉलेज की स्थापना हुई थी। बाद में जो है वही कॉलेज जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। वही कॉलेज जो है आगे चल कर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाता है। और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम पास होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पास होता है। और जब ये पास हो जाता है, इस अधिनियम का केवल एक उद्देश्य था, जो भारत में स्थानीय न्यूज छपते थे, लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में, उनको प्रतिबंधित करना था। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो लोकल न्यूज़ थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गलत कार्य थे उसको क्रिटिसाइज करते थे। इसीलिए जो है ये अधिनियम आया। और इस अधिनियम के तहत जो अमृत बाजार पत्रिका पेपर था उसी को प्रतिबंधित करना था। लेकिन वो पेपर वो जान गया और रातों रात उसने अपने को इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। तो उससे वह पेपर प्रतिबंधित नहीं हुआ, बल्कि ईश्वरचंद विद्यासागर का पेपर सोम प्रकाश जो है वो प्रतिबंधित हो गया। और इस एक्ट को, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसको गला घोटू एक्ट भी कहा जाता है। इसी के कार्यकाल में जो है वो इंडियन आर्म्स एक्ट पास हुआ। इंडियन आर्म्स एक्ट, इस एक्ट के तहत जो है वो कोई भी भारतीय, हिंदुस्तानी जो है, भारतीय मूल का व्यक्ति, वह अपने पास जो है हथियार नहीं रख सकता था बगैर लाइसेंस के। बिना लाइसेंस के वो हथियार नहीं रख सकता था। यही ये कानून था, इंडियन आर्म्स एक्ट। और इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध होता है। सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध होता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप लोगों को और कायदे से जो है बताता हूं, क्योंकि बाद में जो है वो मैं लिखता हूं इधर उधर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसी के कार्यकाल में जो है सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध होता है। और इसके कार्यकाल में मैंने बताया अभी कि जो है वो सूखा पड़ा था, ड्रॉट, सूखा पड़ा था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन यूपीपीएसएस में आया था। इसको ध्यान दे लें कि अकाल आयोग जो है वो किसके कार्यकाल में गठित हुआ था? तो वो कार्यकाल लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और उसकी जो अकाल आयोग बना था उसके अध्यक्ष जो थे वो रिचर्ड स्ट्रेची थे। रिचर्ड स्ट्रेची थे। इसको ध्यान दे लेंगे। अब आते हैं, अच्छा, इसको एक ब्रिटिश इतिहासकार हुआ है, उसका नाम था सर विलियम वैडरवर्न। सर विलियम वैडरवर्न, जिसने कहा था कि लॉर्ड लिटन का अंतिम जो कार्यकाल था उससे जो है अंतिम वर्ष में देश क्रांति के द्वार पर पहुंच गया। ब्रिटिश जो भारत था वो क्रांति के द्वार पर पहुंच गया। इससे जो है भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनपने लगा और भारत जो है वो क्रांति के द्वार पर खड़ा हो गया।
आगे लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन उदारवादी सुधारवादी वायसराय था। इसके कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां भारत को मिली, इसीलिए इसे जो है उदारवादी कहा जाता है, लिबरल था ये। और इसको देखते हैं कि इसके कार्यकाल में जो है वो द्वितीय जनगणना हुई थी। पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, दूसरी जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1881 में। और इसी के कार्यकाल में जो है प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था। आप लोग इसको देख लें, प्रथम फैक्ट्री एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को केवल जो है 9 घंटे ही कार्य कराया जा सकता है। इसके तहत जो है वो घंटे जो टाइम था, जो कार्यकाल था, वो निश्चित किया गया केवल 9 घंटे। 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को जो है बाल मजदूर जो थे उनका टाइम निश्चित किया गया। और इसी के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, उसको जो है इस वायसराय ने इसको रद्द कर दिया। और इसको जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। वैसे आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जो कार्यकाल स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ था सबसे पहली बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। और मद्रास में जो है वो नगर पालिका की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मद्रास में। इसी को देखते हैं कि जो पंचायती राज जो है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में आता है, अनुच्छेद 40 में आता है। आप लोग इसे ध्यान दे लें। और अनुच्छेद 40 जो है वो आता है आपका नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में आता है। और ये पंचायती राज की बात तो की गई, लेकिन इस पे एकदम से चाहे तो इस पर सरकार जो है चुनाव करा सकती है या नहीं करा सकती, ये आवश्यक नहीं था। लेकिन 1993 में संविधान में संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया गया। और हर 5 वर्ष पर चुनाव की बात आई, उसको और मजबूती व्यापक स्तर पर इस संविधान संशोधन के तहत मिलती है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इसको भी देख लेते हैं। इसके कार्यकाल में जो है इल्बर्ट बिल पास हुआ था। इल्बर्ट बिल जो था उस समय, अब बता दें कि ये जब नहीं आया था तो उसमें क्या बातें थी। उस समय जो है भारत में 2 प्रकार के जज थे। एक वो जज थे जो भारतीय जज, वो आपराधिक मामले
देखेंगे, आप आपराधिक मामलों पर निर्णय देते थे, लेकिन केवल जो भारतीय हों उन्हीं के अपराध संबंधी मामलों पर डिसीजन देने का कार्य भारतीय जज करते थे। और जो यूरोपियन जज थे, अंग्रेज जज थे, वो यूरोपीय नागरिक या ब्रिटेन का नागरिक उसके आपराधिक मामले और भारतीय जनता के भी आपराधिक मामले पर निर्णय यूरोपियन जज देता था। इसी को इल्बर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने वही अधिकार भारतीय जज को भी दे दिया जो यूरोपियन जज को प्राप्त था। तो इसका जो है भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने प्रबल विरोध इसका किया था, इल्बर्ट बिल का। दो प्रकार के जज इसको मैंने बताया, और इसी के कार्यकाल में जो है वो हंटर कमीशन आया था। उच्च शिक्षा संबंधी, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। वो हंटर कमीशन जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आया था लॉर्ड रिपन की कार्यकाल में। इसको आप लोग बारीकी से ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक सुना करें। उसी समय आप वीडियो को सुनते समय कॉपी और पेन लेके बैठा करें और उसको जो मैं बोलता रहता हूं उसको आप नोट करते रहा करिए। अगला जो है वायसराय वो आपका जो है लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच, 1884 से 1888 के बीच इसका कार्यकाल था। इसके कार्यकाल में तीसरा बर्मा युद्ध हुआ था, तीसरा बर्मा युद्ध हुआ था और बर्मा का जो ऊपरी भाग था उसको जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था इस युद्ध के तहत। और इसी के कार्यकाल में 1877 में AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। लॉर्ड डफरिन एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, कुशल कूटनीतिज्ञ था और प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव था इसको, प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव भी था इसको और कुशल कूटनीतिज्ञ था। इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और उसका जो संस्थापक था उसका नाम था A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसको जो है एलन ऑक्टेवियन जो था वो भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी था, एक ICS अधिकारी था और रिटायर्ड जब हो गया तो ये जो है शिमला में बहुत दिनों तक रहा था, इसीलिए इसे शिमला का संत कहा जाता है, शिमला का संत। उसका कारण था जब ये जादू टोना इन सब चीज़ों में बड़ा विश्वास करता था और शिमला में बहुत दिनों तक रहा था, इसीलिए जो है इसे शिमला का संत कहा जाता है। और कांग्रेस का जो है ये जनरल सेक्रेटरी था 1885 से 1906 तक। और सेक्रेटरी पद जो है वो अध्यक्ष से ज़्यादा ताकतवर पोस्ट है, अध्यक्ष से ज़्यादा ताकतवर पोस्ट थी महासचिव की और वो महासचिव था A.O. ह्यूम। और कांग्रेस की स्थापना जो है वो दिसंबर 1885 में हुई थी। वो जो विद्यालय था जहाँ पर उसकी स्थापना हुई थी, जहाँ उसकी 72 मेंबर भारत में
अन्य अन्य जगहों से जुटे थे। यह बहुत बड़ी बात है। 72 मेंबर थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, उसी में लोग जुटे थे। और ये इसको आप एक बात ध्यान दे लें, कांग्रेस का जो है वो जो स्थापना का स्थान था वो होने वाला था पूना में। वो उसकी स्थापना जो है पूना में जो है उसकी बैठक होने वाली थी, लेकिन पूना में जो है प्लेग फैल गया था, इसीलिए है जो इस स्थान को चेंज किया गया और इस स्थान को बॉम्बे रखा गया। एक कंपटीशन में पूछा गया है, इसलिए आप इस लोग इसको ध्यान दे लेंगे। इसके जो है कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये रिटायर्ड जज थे। और ये ध्यान देने वाली बात है कि देखिए कांग्रेस की स्थापना जो है वो हो रही बॉम्बे में हो रही है, और उसका अध्यक्ष जो बन रहा है वो बंगाल से बन रहा है, एक इस छोर का एक और इसका कारण ये था कि जिससे जो है कांग्रेस में पूरे भारत से लोगों को जोड़ा जाए, इसका यही उद्देश्य था। इसीलिए स्थान कहीं और अध्यक्ष कहीं का। WC बनर्जी रिटायर्ड जज थे, वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो A.O. ह्यूम था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसका नाम उसने कांग्रेस रखा था, इसका नाम कांग्रेस रखा था। और एक भारत के जिन्हें महावृद्ध के नाम से पुकारा जाता है, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही वो विद्वान पुरुष थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम उन्होंने दिया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने इस नाम को सुझाया था और यही नाम पड़ा। और इस बात को आप लोग और ध्यान दे लें, कंपटीशन में पूछा गया है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत सचिव कौन था, तो उस समय भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस था। इसको भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। और वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस का उस समय उद्देश्य क्या था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उस समय जो कांग्रेस का ये न जानिए कांग्रेस का उद्देश्य जो था उस समय भारत को आज़ाद कराना, वो ऐसा उद्देश्य उस समय कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस का उद्देश्य था वो था ब्रिटिश भारत के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। एक बार और ध्यान दे लें, ब्रिटिश भारत के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। और दूसरा जो था वो था संवैधानिक सुधार जो है इनका उद्देश्य था कि जो भी बातें हो रही हैं वो उसमें जो कानून आ रहे हैं, जो अधिनियम आ रहे हैं, उसमें सुधार होना चाहिए, भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा हित उसमें हो, वो संवैधानिक सुधार की बात ये लोग कर रहे थे। और जन कल्याणकारी योजना कांग्रेस का उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश
लोग वायसराय जो कानून बनाते हैं वो ऐसा कानून हो जिससे जो है भारतीय जनमानस का कल्याण हो, भारतीय जनमानस का कल्याण हो। और इसका एक और उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना। इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना। जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और तो तमाम लोगों ने कांग्रेस के बारे में प्रतिक्रिया दी थी। उसमें थे लाला लाजपत राय, और उन्होंने कहा था कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और उन्होंने ये 1920 के आसपास ये कहा था। उसी तरीके एक और सज्जन हैं, उनका नाम था अश्वनी कुमार दत्त, वो बंगाल के थे, और उन्होंने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। उन्होंने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। लोग जुटते हैं, अधिवेशन होता है, भाषण देते हैं, उसके बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं। बाद में इन लोगों को कोई फिक्र नहीं रहती, और फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। आगे जो है वो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, और मेरे रहते ही, मेरे जीवन काल में ये महल जो है वो टूट कर गिर जाए तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। और जो कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उसने भी अपने प्रतिक्रिया दी थी, और लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वह सूक्ष्म और अल्पसंख्यकों का ही नेतृत्व कर रही है, यह केवल और केवल अल्पसंख्यकों का ही नेतृत्व कर रही है। भारत की बहुल जनसंख्या पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। इसको जो है आप लोग ध्यान से सुने होंगे, और आज इतना ही, और इसी के साथ जो है इस चैप्टर को मैं बंद करूंगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने पहले भी कहा था। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।